Hello everyone. Welcome to a discussion on editorials and opinions of the day with me, देवेंद्र कुमार. So let me first tell you कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं और ये वीडियो क्यों बनाया जाता है. सबसे पहले तो आज के जो भी हमें इम्पोर्टेंट एडिटोरियल कमेंट्स या ओपिनियन आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आए हैं वो लगते हैं, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं. दूसरा, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स है या ओपिनियन आर्टिकल्स है, ये किसी भी पॉलिसी या स्कीम या जो भी घट रहा है हमारे पास हमारे आसपास हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उसको समझने का बेस्ट पॉसिबल जो एक तरीका है कि हम न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ें, डिस्कस करें और उसके बारे में सोचें. वैसे तो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कशन न्यूज़पेपर्स आर्टिकल स्कीम्स या करंट अफेयर्स पे करते रहते हैं. तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है. यूट्यूब में हम लार्जर ऑडियंस के साथ, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो इसीलिए जो है ये हम सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से. आज का जो पहला एडिटोरियल है ये द हिंदू न्यूज़पेपर में छपा है और इट इज अबाउट गवर्नमेंट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन विच ग्रुप बाय 11% इन नवंबर 2022. और ये पहुंचा है 1,46,46,000 करोड़. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले एडिटोरियल से जो छपा है द हिंदू न्यूज़पेपर में. एंड इट इज अबाउट गवर्नमेंट्स गुड्स एंड सर्विस कलेक्शन. और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि ये नवंबर 2022 में 11% से बढ़ा है और 1,46,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू कलेक्शन इस मंथ में हुआ है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल प्रीवियसली 2 मंथ्स में गवर्नमेंट का कलेक्शन हाईएस्ट रहा है जीएसटी का. दैट इज इन अप्रैल, जब ये था 1,67,000 करोड़. और फिर अक्टूबर में जब ये था 1,51,000 करोड़. और उस टाइम पे ये ऐसा इसलिए कहा गया था कि इस टाइम पे लोग अपना टैक्स जो है टैक्स पेयर्स अपना क्वार्टरली फाइलिंग अपना टैक्स का करते हैं. तो उसको वो एक एट्रीब्यूट माना गया कि इसलिए इतना हाईएस्ट रहा हो. और जीएसटी कलेक्शन का जो पिछले 1 साल का ट्रेंड है उसमें हम ये देखते आए हैं कि जो कलेक्शन है वो 1,40,000 करोड़ से ऊपर का ही रह रहा है. तो 1.4 यानी कि 1,40,000 को जो है हम इस टाइम पे नया नॉर्मल बेसलाइन मान सकते हैं. और इस साल का जो हाँ अभी तक का जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है लगभग 12 लाख करोड़ का हो चुका है. और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये बजट एस्टिमेट्स को सरपास करने वाला है ये कलेक्शन. रेवेन्यू कलेक्शन का जो है बजट एस्टिमेट को सरपास करना इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो सब्सिडीज है गवर्नमेंट की फूड ग्रेन और फर्टिलाइजर पे, वो पहले ही बजट को एस्टिमेट कर चुकी है. तो अब अगर रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ता है तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कि वो फिस्कल डेफिसिट को टेम कर पाए. और करंट इस मंथ का जो कलेक्शन है इसमें आपकी इस बात के लिए एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि फेस्टिवल्स के अराउंड जो है वो कंजम्पशन और स्पेंडिंग बढ़ती है. तो दीपावली लास्ट मंथ थी, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उस वजह से जो है रेवेन्यू कलेक्शन बड़ा होगा. लेकिन देखने में ये आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें कि इस टाइम के दौरान फेस्टिवल्स के अराउंड ये स्लोएस्ट इंक्रीज रहा है स्पेंडिंग का. और ई वे बिल जनरेशन भी जो है वो ड्रॉप हुआ है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि फैक्ट्री आउटपुट का भी जो है ये डाउन टाइम रहा है बिकॉज ऑफ जो है छुट्टियों का सीजन चलता है फेस्टिवल्स के अराउंड. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो कंजम्पशन है वो फेस्टिव्स के अराउंड बढ़ेगा. भले ही जो है अपना ई वे बिल जनरेशन कम हुआ है क्योंकि फेस्टिवल्स के अराउंड ऑलरेडी इन्वेंट्रीज बिल्ट हो जाती है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. जो ये इफेक्ट जो है वो फेस्टिवल्स वाला वो म्यूट हो गया है और थोड़ा पजलिंग है. और रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन एज मेनी एज 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात एंड केरला. ग्रोथ जो है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में जो अक्टूबर में 18% थी वो घट के अक्टूबर में 8% हुई है. और जो इम्पोर्ट है वो इम्पोर्ट ऑफ गुड जो है इट रोज टू 20%. इससे एक स्क्यूड जो है कंजम्पशन रिकवरी देखने को मिल रही है कि जो हायर इनकम ग्रुप है उसकी तो जो कंजम्पशन रिकवरी है वो इम्प्रूव हो रही है. लेकिन लोअर इनकम ग्रुप में ये रिकवरी जो है अभी ठीक से होना बाकी है. बाकी जो है ये नवंबर का डाटा था. दिसंबर में जो डाटा रिलीज होगा उससे थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर जो है जो कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन की और इकोनॉमी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसकी क्लियर हो पाएगी.
क्योंकि उस टाइम पे ये फेस्टिवल वाला जो है फैक्टर वो नहीं रहने वाला, तो एक क्लियर और रियल पिक्चर जो है पेश करेगा। और एडिटोरियल कमेंट हमारा ये कहता है कि ये टाइम है जब जीएसटी काउंसिल जो है, जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, जो जिससे जो हम कंप्लायंस बेटर कर सकते हैं, और जो अपना टैक्स रेट्स है उनको रैशनलाइज कर सकते हैं, उसको टेकअप करें। सो इट इज द बेस्ट टाइम फॉर जीएसटी काउंसिल टू टेक दोज डिसीजन। और हमारा जो सेकंड एडिटोरियल कमेंट है, ये भी द हिंदू से ही आज लिया गया है, और ये वर्ल्ड सॉइल डे पे मिस्टर कोंडा रेड्डी चावा द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑफिसर इन चार्ज है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वर्ल्ड सॉइल डे है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हम इस चार्ट के जरिए हम समझ सकते हैं कि सॉइल जो है फूड सिस्टम का बेसिस माना जाता है। ऐसा इसीलिए है बिकॉज इट सपोर्ट्स हेल्दी प्लांट ग्रोथ, मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल, एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक आफ्टर ओशन। और ये मेंटेन करता है एक ऐसा लैंडस्केप जो रिजिलियंट होता है टू द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स। तो सॉइल्स इस तरह से जो है फूड सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, और यदि ये है क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। तो 2022 में वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे की जो थीम है वो है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। सॉइल हेल्थ इज क्रिटिकल फॉर हेल्दी फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये बहुत, जैसे कि हम पिछले चार्ट में भी डिस्कस इसके बारे में किया है कि किस तरह से हेल्दी फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत क्रिटिकल होता है सॉइल, हेल्दी सॉइल का होना। तो इस डे को मनाने का जो रीजन है वो यही है कि एक अवेयरनेस जनरेट हो कि इस चीज पे कितना इंपॉर्टेंट है हेल्दी सॉइल को मेंटेन करना, इकोसिस्टम को मेंटेन करना, और ह्यूमन वेलबींग के लिए जो है, इकोसिस्टम के लिए और ह्यूमन वेलबींग के लिए सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट किया जाए। और सॉइल मैनेजमेंट में जो ग्रोइंग चैलेंजेस है उनको एड्रेस किया जाए, और सोसाइटीज को जो है वो एनकरेज किया जाए कि वो सॉइल हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएं, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल की जो है वो एडवोकेसी की जाए। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे जो है इस डे को मनाया जाता है। अब यदि जो है सॉइल डिग्रेड होता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? सीधा सीधा फर्क पड़ता है, क्योंकि सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फूड ग्रोथ। तो यदि सॉइल डिग्रेडेड होगी तो न्यूट्रिशन का लॉस होगा, न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा, जिससे फूड सिक्योरिटी अपने आप जो है थ्रेट में आ जाएगी। और आज के टाइम पे यदि हम देखें कि सॉइल डिग्रेडेशन के पीछे मेन फैक्टर्स, मेन ड्राइवर्स कौन से हैं, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, माइनिंग है, वेस्ट ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, और प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो एमिशन है, ये सॉइल हेल्थ को डिग्रेड करता है। नाउ इंडिया हैज अडॉप्टेड अ 5 pronged स्ट्रेटेजी टू टैकल दिस डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, जिसमें फर्स्ट है मेंटेनिंग केमिकल फ्री सॉइल। ज्यादा से ज्यादा एफर्ट किया जाए कि सॉइल को केमिकल फ्री रखा जाए, और सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जाए, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो एनहांस किया जाए, और सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन किया जाए, और सॉइल डिग्रेडेशन और इरोजन को जो है वो मिटिगेट किया जाए, उसको कम किया जाए। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स इस से रिलेटेड है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जिसके तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आगे क्या किया जा सकता है, तो हमारा ये एडिटोरियल कमेंट कहता है कि नीड टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन एकेडेमिया, पॉलिसी मेकर एंड सोसाइटी फॉर आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड सॉइल, एज वेल एज इन अडॉप्शन ऑफ एंटीसिपेटरी मेजर्स। तो ये हमारा सेकंड इसका एडिटोरियल कमेंट था। थर्ड जो हम ओपिनियन आर्टिकल ले रहे हैं, ये आज के द इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। ये लिखा है मिस्टर विक्रम एस मेहता ने, जो कि चेयरमैन है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के। तो इसमें जो है हमारे राइटर कह रहे हैं कि वो एक कॉटेज में रहते हैं, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, कुमाऊं हिल्स उत्तराखंड में जो है एक फॉरेस्ट है, बिनसार फॉरेस्ट, उसमें कॉटेज कॉटेज में रहते हैं। तो इन्होंने पहले भी इस बारे में लिखा है कि आज के डेट में जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच में जो कंफ्लिक्टिंग टेंशन चल रहा है, और जो जिसके बारे में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, उसमें भी चर्चा की गई। तो उसको ही उसमें ये कैरी फॉरवर्ड लिख रहे हैं अपने जो एक बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर
जो इन्होंने अपनी लाइफ देखी है उसके बारे में। और ऐसे लिखते हुए इन्हें मार्क कार्नी जो है एक ऑथर है, उनकी बुक है वैल्यूज एन इकोनॉमिस्ट गाइड टू एवरीथिंग दैट मैटर्स। उसमें मार्क कार्नी ने लिखा है कि व्हाई व्हाई इज Amazon रेटेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, बट द वैल्यू ऑफ Amazon रेन फॉरेस्ट अपीयर्स ऑन नो लेजर until it is stripped of its foliage and converted into farmland। ये इसमें मार्क कार्नी कहना चाह रहे हैं कि Amazon नाम की जो हमारी एक मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है वो तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है वो मानी जाती है, लेकिन जो Amazon रेन फॉरेस्ट है जिसके नाम पे इस कंपनी का नाम पड़ा है, ये तब तक जो है किसी लेजर में, मतलब वैल्यू कॉस्ट अमाउंट के अकॉर्डिंग किसी लेजर में नहीं आती है जब तक इसका फॉलेज खत्म ना हो जाए, इसको फार्म लैंड में या दूसरे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज ना किया जा रहा हो। तो इसी इसके तहत जो है हमारे राइटर कहना चाह रहे हैं कि 1980 के दौरान ये इन्होंने वहाँ बिनसार अपने फॉरेस्ट सेंचुरी में जाना शुरू किया था। उस टाइम पे बिनसार फॉरेस्ट के अराउंड कोई डेवलपमेंट नहीं थी, हर तरफ ग्रीनरी थी, फ्रेश एयर रहता था, कोई वहाँ पे रोड्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं थी। तो लेकिन वहाँ के विलेजेस ये डेवलपमेंट चाहते थे, तो उन्होंने इसके लेके उन्होंने एजुटेशन भी किया, उनको बेसिक फैसिलिटीज भी चाहिए थी, जॉब्स चाहिए थी। तो यहाँ तक की एजुटेशन में उन्होंने फायर लगाई ताकि उनकी डिमांड्स को मानी जाए। अब आज की डेट में जो है उनकी डिमांड्स को वैसे फुलफिल किया गया है, सारे जो घर है, सारे विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज है, बेसिक एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज भी वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। पर राइटर कहते हैं कि मुझे जो बिनसार फॉरेस्ट था वो पहले का जो है वो अच्छा लगता था, कि मेरी वैल्यूज ये हैं कि फॉरेस्ट को जो है डेवलपमेंट से दूर रखा जाए और उसको उसकी उसकी नेचुरल जो उसकी फॉर्म है, नेचुरल सेरेनिटी है, उसी में उसको रखा जाए, क्योंकि राइटर जो है नेचर को प्यार करते हैं। वो आगे ये कह रहे हैं कि विलेजर्स भी नेचर को प्यार करते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, क्योंकि उनको अपने लाइफ को भी वहाँ पे सस्टेन करना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है राइटर्स की वैल्यू और विलेजर्स की जो नीड्स है, विलेजर का जो वैल्यू सिस्टम वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे वो तो वैल्यू चाह रहे हैं उससे, अपने फॉरेस्ट से। तो जैसे कि सर्कल रेट ऑफ लैंड उसका एक एग्जांपल है, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो कॉस्ट है वो उसका एक एग्जांपल है, कि किस तरह की वैल्यू जो है वो वहां से चाहते हैं। इस तरह से जो है एक वैल्यूज में एक डाइवर्जेंस होता है। लेकिन राइटर कहता है कि चलो दोनों में से किसके वैल्यूज जो है वो प्रिडोमिनेट करें, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। लेकिन यही जो शर्म अल शेख में भी जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है, उसके साथ वो अपनी इस सिचुएशन को अगर कंपेयर करें तो वो कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भी जो है ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, सिवाय एक कॉम्पेंसेटरी फंड जो बनाया गया पूरर कंट्रीज के लिए। वो भी उसमें भी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे वो उनकी जो वैल्यूज है उसमें वो जो है कन्वर्जेंट नहीं थे, और ना ही जो उनके वेरियस एक्शन प्लान की जो वैल्यू है उस पे वो कन्वर्जेंट। तो इसके बारे में राइटर ये कहते हैं कि तो इसके बारे में क्या किया जाए, कि व्हाट नीड्स टू बी डन, कि एक कन्वर्जेंस सभी का उसमें रहे। तो राइटर कहते हैं कि टू ब्रिंग कन्वर्जेंस, अगर सुटेबली अडेप्ट किया जाए गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो इंटरवेंशंस हो, जो ग्राउंड स्तर पे लोकल टैलेंट को, लोकल क्राफ्ट को, एनवायरनमेंट को जो है वो लेवरेज किया जाए, ना कि सेंटर से कोई गाइडलाइन आए और उसके बेसिस पे काम हो। और वो ये कह रहे हैं कि हमें तुरंत जो है शुरू करना चाहिए, लोकल इनिशिएटिव इसमें शुरू कर देने चाहिए, ताकि वो मोमेंटम गेन कर सके और उसको स्केल किया जा सके बाय गवर्नमेंट के सपोर्ट से, और गवर्नमेंट का सपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद कॉर्पोरेट्स, एनजीओज एंड स्पेशलिस्ट, बिकॉज गांधी बिलीव्ड स्मॉल स्टेप्स कैन बी अ प्रिकर्सर टू बिग सॉल्यूशन। सो ये हमारा जो है 3 इंपॉर्टेंट हमने आर्टिकल्स आज डिस्कस किए हैं। आपको यदि सही लगे हों तो आप लाइक कर सकते हैं, और हम अपना ये एफर्ट इसी तरह से जारी रखेंगे ताकि हमारा ये जो डिस्कशन है ये चलता रहे। थैंक यू सो मच।